हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, जब से सीईटी को लेकर के ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है तब से लेकर के आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल रहे, काफ़ी आपके पास अफवाहें पहुंच रही, उनको लेकर के काफ़ी मन में डाउट हो चुके। पहले ही बेरोजगारी से परेशान थे, लेकिन अब ये सीईटी आकर के हमें और परेशान कर चुकी है। सपनों के ऊपर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, जब हम कुछ अच्छा सोचने भी लगते तभी कुछ ऐसा वीडियो सामने आ जाता है कि घबराहट हो जाती है, क्या सच में ऐसा होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन आपके सामने नेगेटिव पहलू ज़्यादा रखे जा रहे हैं, आप उस चीज़ से घबराते जा रहे हैं। और सच्चाई पे विश्वास करने में आपको रियलिटी में टाइम लगता है, क्योंकि कोई सच बता तो उस पर आप विश्वास नहीं करते, वापस से जाकर के उसको 10 जगह जाके सर्च करेंगे, फिर आप कन्फ्यूज होंगे, फिर आकर के पूछेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सीईटी को लेकर के जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। आपके सभी के सवालों के जवाब हैं वो पूरे ट्रस्ट के साथ देने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके भी जरूर बता के जाइएगा। सीईटी की अगर हम बात करते हैं तो पहले सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर आखिर सीईटी है क्या। देखिए, सीईटी की फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा का मतलब ही होता है प्री एग्जाम। अब प्री एग्जाम सर इसके बाद और भी कोई एग्जाम लगेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल होता है, या फिर इसके बाद में डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी क्या। इसके जवाब है मैं आपको लास्ट के अंदर बताऊंगा, इसलिए एंड तक बने रहिएगा कि इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये क्या पात्रता परीक्षा है, ये क्यों आयोजित करवाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जब पहले भी एग्जाम ली जा रही थी उसी तरीके से क्यों नहीं ली जा रही। देखिए, आपको पता है कि हर एक वैकेंसी में इतना बर्डन हो चुका है, 100 पोस्ट निकलती है तो उसके ऊपर आराम से 1 लाख फॉर्म लगाए जाते हैं, 1000 पोस्ट निकलती तो 10 लाख मिनिमम फॉर्म लगाए जाते हैं। ये कंडीशन बन चुकी है, सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव आ जाता है, एजेंसी के ऊपर दबाव आ जाता है, कितने बच्चों के एग्जाम कैसे ले। तो इस भीड़ को छांटने के लिए और सरकार इस तरीके से एक अर्निंग का सोर्स भी हो जाता है कि अगर 2 एग्जाम लें 2 बार फीस ली जाती है, सरकार को इससे फायदा भी होता है। तो ये होगा क्या, किस तरीके से होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। इससे क्या भीड़ को छांटने का एक तरीका बनाया गया है। बेरोजगारी के आंकड़ों के अंदर अगर बात करो तो राजस्थान नंबर 1 है। अगर इस तरीके से कुछ नए बदलाव किए गए तो सरकार चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमारा कुछ नए इंतजाम हो और हम बेरोजगारी की दर में थोड़े से पीछे आते जाए और हमारा एक अच्छा स्तर बन सके। तो सारी चीज़ें सोच समझ करके चीज़ें तैयार की गई। चलिए बात कर लेता हूँ कि सीईटी को आखिर लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब पॉइंट आता है कि सर ये कितनी बार आयोजित होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए, केंद्र के द्वारा जब ये पूरा परफॉर्मेंस जारी किया गया तो केंद्र के द्वारा ये था कि ये साल में 2 बार आयोजित होगी। 2 बार कैसे, हर 6 महीने से। लेकिन राजस्थान में 2 आयोजित होगी, 2 बार नहीं, 2 एग्जाम आयोजित होगी। और केंद्र में भी यही थी कि यहाँ पे 12th बेस पे भी होगी, ग्रेजुएशन बेस पे भी, लेकिन 6-6 महीने से होगी। लेकिन राजस्थान में क्या किया गया, राजस्थान के अंदर ये जो एग्जाम है एक 12th बेस के ऊपर, ध्यान से समझ लीजिएगा, और एक ग्रेजुएशन बेस के ऊपर स्नातक स्तर पर, ये साल के अंदर एक ही बार आयोजित होगी। इसके बाद में इसका आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। ठीक है, वो स्कोर कार्ड का आपको क्या करना है, ये स्कोर कार्ड मिलने के बाद में इसमें एक मिनिमम परसेंटेज रखी जाएगी कि आपको 50%, 40% जो भी है, इतनी अगर होगी तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। लेकिन कि क्वालिफाई होती कि आपको दूसरी एग्जाम में डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा है कि इसके लिए आपको एग्जाम देनी होगी दूसरी, और अगर एग्जाम देनी होगी तो क्या उसमें भी कुछ परसेंटेज का रेशियो होगा, वो सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको एंड तक देखना होगा। लेकिन इससे जुड़े पहले और सवाल क्लियर कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल, इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसके बाद कोई एग्जाम देनी होगी। देखिए, यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसके बाद कोई एग्जाम देनी होगी। बिल्कुल आपको इसके बाद में एग्जाम देनी होगी। कौन कौन लेता है, जैसे मान लीजिए आरपीएससी अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आरएसएमएसएस भी अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कई एग्जामों से पहले प्री एग्जाम होती है। ठीक है, तो उस तरीके से इनको फिर वो प्री एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये क्या करेंगे कि जो सीईटी अगर पास आउट है, जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा होगा, वो इनके लिए, जैसे मान लीजिए अगली बार कोई भी पोस्ट निकलती है, ठीक है, जैसे इस बार पटवारी और ग्राम सेवक को इसके अंदर शामिल नहीं किया, कोई भी अगर पोस्ट निकलती है तो उस पोस्ट के अंदर आपको ये बोलेंगे कि जो भी क्वालिफाई हैं वो इस पोस्ट के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कोई असिस्टेंट की पोस्ट निकल गई तो यहाँ पे आपको बोलेंगे जो सीईटी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, ये उनकी, पहले क्या होता था, आप 12th पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वो ग्रेजुएट और 12th पास है वो आप पहले निर्धारित कर चुके हो सीईटी में, तो अब आपको बोला जाएगा अगर आप ये क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई अच्छी पोस्ट होगी थोड़ी सी, तो उसमें बोला जाएगा अगर आप सीईटी में 50% आपके अंक हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसा भी बोला जा सकता है, 50% अंक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे 50% बोल दिया, किसी में 60% बोल दिया, तो भीड़ तो, अगर सीईटी पास आउट भी है तो वो वहीं छट गए।
बात समझ में आ रही है। तो उनको एग्जाम कंडक्ट करवाने में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्म कितने लगेंगे, लिमिटेड लगेंगे, क्योंकि जो सीईटी पास आउट ही नहीं है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो भी हाल ही के अंदर ग्रेजुएट हुए हैं या फिर 12th पास किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनको वेट करना पड़ेगा, जिससे क्या कंपटीशन कम हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। क्या इसके बाद कोई एग्जाम होगी? बिल्कुल, हर एक डिपार्टमेंट की इसके बाद में एग्जाम होगी। डायरेक्ट एंट्री को लेकर के आपका सवाल है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बात समझ में आ गई। ये एग्जाम देने के बाद में आपको साल भर में जितनी भी एग्जाम होगी वो सारी की सारी एग्जाम देनी होगी, लेकिन इतनी आवश्यक क्या है? ठीक है, तो सवाल बनता है कि सर पास नहीं हुए तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम सीईटी में पास नहीं हुए तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने सीईटी इस बार पास नहीं की, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी दे रहे हैं वो पास नहीं की, और 12th बेस की अगर आपने सीईटी दी कोई सी भी पास नहीं हुई, तो आप साल भर में कोई भी अगर 12th पास की या ग्रेजुएशन बेस की कोई भी वैकेंसी निकलती है आप उनके लिए एलिजिबल नहीं है, आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है सर अगर मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है उसको पास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं 12th बेस वाली सीईटी को पास कर लेता हूँ, तो क्या मैं ग्रेजुएशन की एग्जाम भी दे सकता हूँ? नहीं, आप ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम नहीं दे सकते। फिर आप 12th पास हैं तो आप 12th लेवल की ही एग्जाम दे सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर अगर मैं ग्रेजुएशन वाली सीईटी पास कर लेता हूँ तो क्या मैं 12th पास वाली सीईटी पास नहीं कर पाता हूँ? ठीक है, तो क्या मैं 12th लेवल की एग्जाम दे सकता हूँ? देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी पास कर लेते हो 12th लेवल की एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें हैं ये पूरा नोटिस क्लियर होने के बाद पता चलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आप वो एग्जाम भी दे पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल अगर आप क्वालिफाई हैं तो ये आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है सर इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए इस बात को गौर से सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी वीडियोज मिल रहे हैं, आपको सिलेबस भी बताया जा रहा है, एग्जाम पैटर्न भी बताया जा रहा है। एग्जाम पैटर्न एक तरीके से क्या होता है वो मैं आपको सारा ये पैटर्न ही बता रहा था। अब बात आती है सिलेबस की। देखिए सिलेबस आपको बता करके अभी कई जगह तो ये भी बोला जा रहा है कि आप कोचिंग भी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर कीजिए। देखिए इन चीज़ों में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई टीचर हो, प्रॉपर तरीके से किसी को भी इसका सिलेबस और पैटर्न का नहीं पता है। तो अभी आप इन चीज़ों में आकर के अपना टाइम खराब ना करें और अपना पैसा खराब ना करें। हो सकता है मेरी बातें किसी को कड़वी लगेगी, लेकिन जो सच है वो सच है। हमेशा बच्चों के हितैषी रहूं और बच्चों के पक्ष में ही बोला हूं, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स आपको बोल रहा हूं अभी सीईटी के कहीं पे भी अगर आप कोचिंग और कोर्स लेने में लगे हैं तो अपना पैसा बर्बाद ना करें। किसी को भी नहीं पता है, आपको वही घुमा फिरा करके वही चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए सीईटी का कोर्स अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस का ही नहीं पता है। लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें सिलेबस की तो क्या क्या आ सकते हैं, एक तरीके से ये 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है। समझिएगा 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है, जिसके अंदर इंग्लिश आएगी 25 नंबर की। ठीक है, हो सकता है 25-25 में डिवाइड करते, जैसे एसएससी एमटीएस का सीएचएसएल का जो प्री एग्जाम होता है उस तरीके से। ठीक है, इंग्लिश होगा, इसके बाद में मैथ होगा, ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 25 नंबर का। इसके बाद में आपका जीके होगा, जिसके अंदर आपका करंट भी थोड़ा जनरल साइंस भी, ये सारा मिक्स करके 25 नंबर का कर देंगे। और इसके बाद में आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, रीजनिंग होगा ये 25 नंबर का। इस तरीके से 100 मार्क्स का लेकर के ये पात्रता परीक्षा ले ली जाएगी। अब सर हम इसकी तैयारी कैसे करें अगर हमें कोर्स नहीं लेना है? देखिए आपके पास जो बुक्स है उसके अलावा तो कुछ कोर्स आएगा नहीं। तो आपके पास जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, अगर 12th बेस के आप बच्चे हो तो आप आपकी जो भी 10th और 12th की जितने भी आपने जो आपके पास गाइड है, या फिर आप 6 to 12 तक करके, अगर चाहे ग्रेजुएशन लेवल के कुछ भी हो, आप बारीकी से इन चीज़ को जो सीबीएसई पैटर्न है या फिर कुछ भी है ना, आप ये बेसिक चीज़ें क्लियर करते हुए चलिए। बाकी सब्जेक्ट आप जैसे पढ़ते आ रहे वैसे पढ़िए, वही चीज़ें होंगी, बस थोड़े सिलेबस में जो भी बदलाव होगा वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिलेबस आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या अभी से तैयारी करें? हाँ देखिए अब ये पॉइंट आता है, आप अभी कई लोग बोल रहे कि सीईटी की कोचिंग ज्वाइन कर लो। अभी कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से क्लासेज कहीं पे भी चालू नहीं है, वही आपको कॉमन क्लास में बिठाया जाएगा, वही कॉमन आपको कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर पे रह करके आपके पास जो बुक्स है जो सब्जेक्ट की है उनके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, और जो वैकेंसी आने वाली उनकी अभी प्रिपरेशन कीजिए। अभी सीईटी की टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सर, सीईटी कौन कौन से एग्जाम में लागू होगी? ये सवाल है कि किन किन एग्जाम में लागू होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिन एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, कैलेंडर जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, जिन एग्जाम्स की डेट आ चुकी है यानी कि कैलेंडर जारी हो चुका है लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आए, आपको डर सता रहा है, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, चाहे वो एलडीसी हो या फिर आपकी वुमेन सुपरवाइजर हो, ऐसी बहुत सी वैकेंसी जिनका एग्जाम डेट आ चुकी है, क्या सर वो एग्जाम के अंदर सीईटी लागू होगा? देखिए मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो सच्चाई है, जिनके एग्जाम में आ चुकी है अगर वो सीईटी के तहत उनको करवाते हो, दिसंबर के अंदर सीईटी होगी। ये पॉइंट आता है कि सीईटी कब
कब तक होगी, पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में होगी। अगर दिसंबर में सीईटी होती है तो फरवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा। राजस्थान की कंडीशन आप जानते हो, फरवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा, फिर ये नोटिफिकेशन निकलेंगे, ऐसे करते करते सरकार के जाने का टाइम आ जाएगा। तो सरकार ऐसी भूल नहीं करेगी, आपको सब कुछ पहले भी क्लियरली बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, बार बार मत पूछिएगा। वीडियो डालने के बाद भी पूछते सर क्या ये एग्जाम लागू होगी, कि भाई सब कुछ क्लियरली बता रहा हूँ। इसलिए 2022 की जो एग्जाम है, ठीक है, जिनके नोटिफिकेशन अभी नहीं आए और जो आने वाले हैं उनके अंदर भी सीईटी मुझे नहीं लगता है कि लागू होगी, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम डेट आ चुकी है और उस डेट पे उनको एग्जाम कंडक्ट करवानी है, ठीक है। तो क्लियर है, 2023 से आने वाली जो भी एग्जाम्स होगी उनके अंदर सीईटी लागू होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डायरेक्ट एंट्री संभव है सीईटी के अंदर, क्या डायरेक्ट एंट्री संभव है? देखिए ऐसा नहीं होगा, आपको दूसरी एग्जाम जो भी जिस डिपार्टमेंट की, चाहे आरपीएससी ले, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट ले, चाहे आरएसएमएसएसबी ले, उनकी आपको अलग से एग्जाम देनी होगी। हाँ, डायरेक्ट एंट्री कहाँ पॉसिबल है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें इंटरव्यू भी है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उनको जरूरत है, जैसे कोई 4th ग्रेड की कोई जॉब हो गई, ऐसा कुछ हो गया, उसमें इंटरव्यू रख करके कॉमन कोई भी एक प्रोसेस रख करके उसमें सीईटी पास आउट को बुलाया जा सकता है। दूसरी बात, सीईटी कहाँ लागू होगी, ये जब मोदी सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई तब भी क्लियरली बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते, इसको लागू करने का रीजन क्या था कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कोई कंपनी के अंदर आपको इंटरव्यू या फिर ऐसी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़े, तो डायरेक्टली अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, ये स्कोर कार्ड होगा तो डायरेक्टली आपको एक नॉर्मल जो प्रोसेस अपना सकती है, जैसे और चीज़ें आपको किसी कंपनी के लिए जेक चेक लगवाना पड़ता था, ये चीज़ होगा, नॉर्मल आपका इंटरव्यू लेकर के आपको सीईटी के थ्रू एक स्कोर कार्ड होगा, तो उससे पता चलेगा ये बंदा एलिजिबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे बैंक के अंदर पहले आईबीपीएस स्कोर कार्ड देता था, अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक के अंदर, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके अंदर अगर कहीं पे भी आपके स्कोर कार्ड के मार्क्स थोड़े से कम रह गए, उन कट ऑफ में आप नहीं आए, तो किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर आप वो स्कोर कार्ड दिखा करके अपनी एलिजिबिलिटी से जॉब ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी सीईटी लागू होगी। देखिए मैंने एक एक सवाल को क्लियर करने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी ऐसा डाउट बचा होगा, फिर भी अगर आपकी आदत है भटकने की, इधर उधर ये पूछ लो वो पूछ लो, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप जिंदगी में ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, जो भी 2022 की वैकेंसी उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी सीईटी की टेंशन मत पालिए, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। और अगर आपको ये बातें सही लगी हो और विश्वास हो तो एक कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।